अस्सलाम वालेकुम, डीएमएच न्यूज के साथ मैं हफ्जुल यूबी। लाहौर टैक्स बार एसोसिएशन के ज़ेरे एहतमाम सेमिनार का इनकाद। आज का जो हमारा सेमिनार है जो यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स हैं डीटीएल के उनके लिए मुनक्कद किया गया है जो बेसिक प्रिंसिपल ऑफ टैक्सेशन के ऊपर है कि व्हाट इज़ टैक्स एंड व्हाट इज़ दी बेसिक प्रिंसिपल ऑफ टैक्सेशन। वैसे तो हमारे कीनोट स्पीकर नदीम बर साहब एफसी मौजूद हैं, सारा प्रेजेंटेशन सेमिनार आपको वही देंगे। मैं थोड़ा सा टैक्स के बारे में बता दूँ कि टैक्स बेसिकली एक ड्यूटी है, एक बर्डन है, एक लाइबिलिटी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है जो टैक्स पेयर ने अदा करनी होती है, जो गवर्नमेंट की तरफ से टैक्स के मुख्तलिफ सेगमेंट में लगाए गए हैं। जैसे इनकम पे हैं, आपके विद होल्डिंग टैक्सेस हैं, पेमेंट अगर गुड्स के ऊपर हैं, सर्विसेज के ऊपर हैं, उसमें डिफरेंट स्लैब रेट दिए गए हैं। इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 में दिए हुए हैं, सारे शेड्यूल में टैक्स रेट्स लिखे हैं। तो उसके मुताबिक हर जो सिटीजन उसकी लाइबिलिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो टैक्स जो है ना वो अपना टाइम पे अदा करे। टुडे गेस्ट ऑफ ऑनर फॉर्मर प्रेसिडेंट लाहौर टैक्स बार एसोसिएशन काशिर रहमान मीर साहब। भट्ट साहब, हमारे पास इस आरटीओ में 10,35,000 रिटर्न्स जो कि 6,12,000 थी पिछले साल के हिसाब से। इसी तरह जो टैक्स विद रिटर्न है दैट इज़ क्लोज टू 14 बिलियन रुपीस एज कम्पेयर टू जो लास्ट ईयर वाज अराउंड 6.8 बिलियन विद रिटर्न जो आया। तो ये बहुत अच्छी एफर्ट्स हैं इसमें टैक्स बार की, जो ये टैक्स एजुकेशन है, ये जो एकेडमिक सेशंस हैं और इतनी क्लैरिटी कॉन्सेप्ट्स की, इतनी डिटेल्ड प्रेजेंटेशन। इनिशियली आप लोगों ने देखी होंगी कि रिटर्न्स के भी एक एक कॉलम को, एक एक कोड को माशाल्लाह भट्ट साहब ने और ये बाकी के गेस्ट स्पीकर्स ने ये जो एक्सप्लेन किया है। तो ये डिप्लोमा के स्टूडेंट्स हैं, आज मुझे बताया है टैक्स बार ने कि टैक्सेशन के पंजाब यूनिवर्सिटी के हैं। तो ये भी इट्स एन एक्सीलेंट इनिशिएटिव। ये जो हमारे स्टूडेंट्स हैं टैक्स लॉज के, ये एक अप्लाइड लॉ है। एक तो इसकी एकेडमिक लर्निंग है बिकॉज ये है ही लिखा पढ़ी का काम जिस तरह बाकी के हैं, लेकिन ये टैक्स लॉ को एक थोड़ा सा एक एज ये है कि इसमें आपने अपने आप को एक्चुअली अप्लाई करना है। जब आपने ये बीड़ा उठाया है तो फिर आपने वो रिटर्न्स भी फिल करने आपको आने चाहिए। सारी की सारी उसकी जो एकेडमिक्स, उसके मैकेनिक्स हैं, जो सिस्टम पे के डायनामिक्स हैं आजकल ख़ास तौर पे आईआरएस के साथ, वो भी फेमिलियरिटी है। तो ये इसका एक बहुत बड़ा एज है। ये वो प्रोफेशन है जो आप लर्न करके तो फिर आपके डायरेक्ट काम आएगा। उसका स्कोप शायद अदर एक्ट्स जो हम पढ़ते हैं, बाकी के सिविल लॉज हैं, क्रिमिनल लॉज हैं, वो थोड़ा सा शायद ब्रॉड है, लेकिन ये बड़ा ही स्पेसिफिक और बड़ा क्रिस्प, बहुत ज़बरदस्त ये सब्जेक्ट है। और दूसरा इसका इम्पॉर्टेंट जो एस्पेक्ट है, विच इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट इन माय ओपिनियन, दैट इज़ द एथिकल एंड प्रोफेशनल एस्पेक्ट। आप जितनी कैंडिड, जितने आप प्रोफेशनली साउंड आप बनेंगे, उतनी अच्छी आप एडवाइस देंगे, उतनी ही अच्छी आपकी प्रैक्टिस चमकेगी। और अकॉर्डिंगली इसी तरह से ये एक समझ लीजिए कि एक नेशनल सर्विस है। अगर आपका टैक्स पेयर 1 रुपया भी कंट्रीब्यूट कर रहा है टू दी नेशनल एक्सचेकर और वो दैट इज़ डिक्लेयर्ड इन द राइट अर्नेस्ट, तो इससे अच्छी एक नेशनल सर्विस है, यूँ समझ लीजिए, जो आप कर रहे हैं। ये शायद आपको किसी और लॉ में ये मैसर नहीं है। बाकी तो ये बहुत बड़ी डिबेट है कि ये कितना नॉलेज है इसका टैक्सेशन का और कितना क्या है। फिर इस पर केस लॉ है, ये एक बहुत बड़ा और बड़ा इंटरेस्टिंग समंदर है। फिर कॉन्ट्रडिक्टरी जजमेंट्स हैं। व्हेन यू स्टार्ट लर्निंग इट, व्हेन यू स्टार्ट रीडिंग इट, तो आपको खुद ही एहसास होता है फिर कि ये एक, जिस तरह वो आई मस्ट से कि वो बच्चे जो गेम खेलते हैं तो जब वो अच्छे लेवल पे जाते हैं तो फिर इसके कोई स्पेशल फीचर्स वो अनफोल्ड होते हैं, वो अनलॉक होते हैं। तो दिस नॉलेज इज़ जस्ट लाइक दैट कि जब आप इस पर समझें तो फिर आपको वर्चुअली लगेगा कि एक सीढ़ियाँ हैं नॉलेज की जो आप उन पे चढ़ रहे हैं, और किस इशू पे कौन सा केस लॉ कब फाइनल हुआ, वेदर इट इज़ फ्रॉम दी ऑनरेबल ट्रिब्यूनल या कोई एपेक्स कोर्ट की जजमेंट है, तो फिर वहाँ से आपने अपना अपडेट करके नॉलेज को रखा। फिर सेक्शंस के नाम नोट किए, इशू, हर सेक्शन में फिर इशू स्पेसिफिक हैं, फिर उस इशू पे क्या जजमेंट है। तो इट इज़ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग और बड़ा ही ये एक मज़ेदार सा ये काम है। तो आई विश यू लॉट ऑफ लक। बहुत अच्छी हैं ये, आप माशाल्लाह ये ले के अपने डिप्लोमा, तो आप इसको एकेडमिकली लर्न करें
और कोई इसमें यकीन कीजिए कि आपका हार्ड वर्क और आपकी जो सिंसेरिटी है वो इसमें मैटर करती है। इट इज़ नॉट दैट कॉम्प्लिकेटेड। इसका जो स्पेशली जो इसका जो प्रैक्टिकल पार्ट है, जो हेड्स ऑफ इनकम हैं, जैसे भट्ट साहब ने इशारा किया है, उनकी कंप्यूटेशन है, उसका तरीका है, दैट इज़ अगेन प्रोवाइडेड इन दी ऑर्डिनेंस। तो दोनों चीज़ों से आप फेमिलियरिटी करके तो यहाँ तक आप पहुँचें। तो आई विश यू लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ लक ऑल्सो। और आपकी इजाज़त से सर वो क्वेश्चन का मैं थोड़ा सा कर लूँ आंसर। ये जो चेंज है इसका ऐसा है कि जी मैं तो यहाँ दिस इज़ माई सेकंड टेन्योर, पहले भी मैं 2 साल रहा हूँ, कुछ 6-7 माह से मैं अभी हूँ। अनफॉर्चुनेटली यहाँ पे बहुत से हमारे डॉर्मेंट केसेस जो हैं वो अब एक्टिव हुए हैं। डॉर्मेंट मैं इस तरह से कहता हूँ कि एक STRN होल्डर है जिसने 2006 में जो है वो ले लिया STRN, उसके बाद उसको ज़रूरत पड़ी, शायद उसने इंडेंटिंग करनी थी या कोई काम करना था, तो वो उसने STRN अवेल किया, उसने अपना काम किया। उसके बाद फॉर सम रीज़न और दी अदर उसको STRN की ज़रूरत नहीं पड़ी, या तो उसने नील की रिटर्न दी या आहिस्ता आहिस्ता उसने वो भी छोड़ दिया। अनफॉर्चुनेटली ये केसेस अब ये जो हैकर्स हैं ये पिक कर रहे हैं। इट इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट कि आप देखिए वेबसाइट पे मैसेजेस हैं कि जेन्युइन इनवॉइसेस अवेलेबल एट लो रेट्स। इसका क्या मतलब है मुझे आप खुद बताइए कि आई एम डीलिंग इन टेक्सटाइल या आयरन, और मेरे पास आयरन वाले के पास कॉटन के या टेक्सटाइल के इनवॉइसेस हैं विच आर अवेलेबल टू मी एट लो रेट्स। तो ये जो मैंने एथिक्स की बात की है, एक कमर्शियल एस्पेक्ट हर तरह से है। जिस तरह हमारा मेडिसिन का प्रोफेशन है, इट्स अ लाइफ सेविंग प्रोफेशन, बट अनफॉर्चुनेटली उसमें भी मुझे कहने की ज़रूरत नहीं कि देर आर इंस्टेंसेस जहाँ पे वो लोग जो है उधर को चले गए हैं कि मतलब दे वांट टू गेट समथिंग आउट ऑफ दैट आल्सो। तो ये जो डॉर्मेंट थे इनके लिए हमने ये ज़रूरी समझा, और इनमें बहुत सी इसमें जो है ना अनऑथोराइज्ड एक्टिविटी है अनफॉर्चुनेटली, जिसकी कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है। जिस तरह ये भट्ट साहब ने बिल्कुल राइटली पॉइंट आउट किया है, आई हैव सीन टेंस ऑफ टैक्स पेयर जो कि दे आर जस्ट फ्लेबरगास्टेड के जी सर हम आए थे और हमने देखा है कि सर हमारी तो 10 करोड़ की सेलें बुक हुई हैं जी, तो मैंने तो सर रिटर्न ही नहीं दी। एक बंदा आया है भट्ट साहब जिसने वेरीफाई भी नहीं करवाया, इसलिए कि जब आप वेरिफिकेशन नहीं, बायोमेट्रिक नहीं ना करवाएंगे तो वो आपका STRN तो चल ही नहीं सकता। उस अकाउंट में एक्टिविटी हुई है। जस्ट इमेजिन कि किस लेवल का ये चल रहा है। तो ये सिस्टम को रिवाइव रखने के लिए है। कुछ हमारे जो अनफॉर्चुनेट या ये इस तरह के जो हमारे सस्पिशियस अकाउंट्स हैं, वी आर ट्राइंग टू गेट होल्ड ऑफ दोज पीपल कि उसमें जब वो आएँ तो फिर वील नो कि जी कौन आदमी है इनके पीछे या इसमें कैसे हैकिंग हुई या जो भी हुआ इशू। तो ये इसका एक बड़ा अच्छा इन्होंने किया है। आई होप कि ये हमारी सारी ये सिस्टम्स जब रेगुलराइज हो जाएंगे तो देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि इसको हम फिर शायद थोड़ी देर के लिए रिलैक्स कर लें। लेकिन ये जो STRN लेके भूले बैठे हैं ना लोग हमारे, उनको ये नहीं पता कि कितना बड़ा इसमें सिस्टम में हमारे साथ प्रॉब्लम आ रहा है। ठीक, कोई अगर और भी RTO से रिलेटेड क्वेश्चन है तो मुझे बता दीजिए, कुछ मैं उसके लिए भी है। कोई स्टूडेंट्स के माइंड में कोई बात है ये जो है तो वो भी आप पूछ लीजिए। कोई मैं हाजिर हूँ प्रैक्टिकल साइड से जो है। अगर फॉर एग्जांपल पासवर्ड मेरे पास है जी जी, और ये है कि आपने उसी को अपडेट करना है। जी जी बिल्कुल ऐसे ही है। मेरे पास पासवर्ड है, उसी को मैं अपडेट कर रहा हूँ, तो उसमें क्या ऐसी आपने सिर्फ सामने आना है हमारे, हमें ये बंदा पता चल जाए कि जी ये भाई है हमारा जो हमारे सामने आया है और इसका अकाउंट है, कुछ भी अपडेट कर दें हमें समझ आ जाएगी कि ये अकाउंट जेन्युइन है। दिस इज एग्जैक्टली व्हाट वी वांट। सर वो एक लिस्ट होती है ना सारों का, अगर एक 4-5 या 6। मैंने आपको बिल्कुल एक्चुअल सिचुएशन आपके सामने रखी है कि ये जो देखिए कुछ बेसिक चीज़ें हैं वो मैं आप बड़ा ऑनरेबल फोरम है आप कहते हैं तो मैं दोहरा देता हूँ। ये 2019 ऑनवर्ड्स ये भट्ट साहब हमारा हुआ, आप तशरीफ रखें प्लीज़। ये 2019 ऑनवर्ड्स जो है ना ये हमारा सिस्टम आ गया ऑनलाइन पे। उससे पहले की रजिस्ट्रेशन भट्ट साहब को पता है, इट वाज हेल लॉट ऑफ अ टास्क कि आप STRN में रजिस्टर होकर दिखाएं। पहले टीम कॉन्स्टिट्यूशन होगी, रजिस्ट्रेशन सेल है, वहाँ से बंदे निकलेंगे, फिर उस प्रेमिसेस में जाएंगे, फिर मैं भट्ट साहब से रिक्वेस्ट करूँगा या प्रेसिडेंट साहब से कि जी वहाँ टैक्स पेयर से कहें कोऑर्डिनेट करें, हमारी टीम आ रही है जी टू गेट दी थिंग्स वेरीफाई। ये आहिस्ता 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 जब हमने अपने आप को ऑनलाइन डाला तो वो हमने डाल तो दिया इन लाइन विद दी अदर जो है डेवलप्ड नेशंस, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उसमें वी वर लॉस्ट समवेयर। जब ऑनलाइन हुआ तो उसमें मैन्युफैक्चरिंग प्रेमिसेस के भी ऑनलाइन आ गए। अब मैन्युफैक्चरिंग का तो फिर अभी एक बंदे ने STRN में हमें अप्लाई किया है, 930 मिलियन है उसका बिजनेस कैपिटल।
एंड ही इज़ इनटू सम मैन्युफैक्चरिंग, कोई क्लियर नहीं, हमें कुछ नहीं, देन वी आर बाउंड टू विजिट दैट। उन्होंने कहा जी मुझे ऑनलाइन अभी करें, हमने कहा जी मैन्युफैक्चरिंग के लिए ये पॉसिबल नहीं है। तो ये सारी वेरिफिकेशन का जो इसका इशू है वो ये है कि इफ़ देर इज़ समवन, सम जेन्युइन पर्सन बिहाइंड दैट, तो दैट शुड बी आइडेंटिफाइड एंड वी डोंट हैव एनी इशू विद दैट। तो ये उस एहतियात में है, इस चक्कर में है ये सारे का सारा काम। एक इम्प्यूटेबल इनकम की थोड़ी सी बात मैं कर लूँ, इसमें बड़ा अच्छा है टैक्स पॉइंट ऑफ व्यू से। ऐसा है कि अब मसलन ये फेमिलियर है हमारी बात तो इससे बहुत ज़्यादा, वो ये है कि आपने अगर 236G सेक्शन में टैक्स कटाया है तो फिर उसकी इम्प्यूटेबल इनकम आपने लाजमी डिक्लेयर करनी है रिटर्न में। अगर आप उसको छोड़ेंगे या आप खाली उसका क्रेडिट लेंगे तो जिस सेक्शन का आप एडजस्टेबल का क्रेडिट ले रहे हैं तो उसकी काइंडली लीगल इम्प्लीकेशंस याद रखिए। अगर आप उसके कॉरस्पॉन्डिंग इम्प्यूटेबल टर्नओवर नहीं दिखाएंगे हमें, तो फिर हम खुद वर्कआउट करेंगे और उस पर टर्नओवर टैक्स चार्ज करेंगे और कुछ भी ना करेंगे। तो ये इस तरह से थोड़ी सी जो भी एडजस्टेबल प्रोविजंस हैं उसमें ये ज़रूर एहतियात कीजिए। उसका टर्नओवर टैक्स दे दीजिए, आप उसको इम्प्यूटेबल को भी दिखाइए, उस पर टर्नओवर टैक्स दीजिए, वो आपकी सारी इनकम वाइट है, उसका टैक्स वाइट है एंड दैट इज़ योर जेन्युइन राइट, यू हैव ऑल द राइट टू क्लेम दैट टैक्स क्रेडिट। तो ये थोड़ा सा काइंडली ख्याल रखिए। फिर जिस तरह इन्होंने बिल्कुल राइटली पॉइंट आउट किया है, अगर आपका कमीशन बिजनेस है तो आप कम से कम रिटर्न तो सही फिल कीजिए, उसको दिखाइए, अपना कमीशन इनकम को ही दिखाइए। अगर आप प्रिंसिपल एक्टिविटी में एज अ पेट्रोलियम आप वो अटक का आप 2 अरब का बिल डाल देंगे सेल का और उसके साथ, तो वो महकमा समझेगा कि आपने 2 अरब की जो टर्नओवर थी उस पर आपको टैक्स देना चाहिए था, जबकि टैक्स आपने सिर्फ उसी कमीशन पे देना है जो आपने डिक्लेयर करना है। एजेंसी फंक्शन है आपका। और फिर एजेंट्स ऐसे भी हैं जिस तरह गुड्स की सेल करके तो फिर आगे परचेज़ करते हैं, कई खाली एजेंट्स हैं, कई सेल परचेज़ वाले एजेंट्स हैं। तो ये काइंडली इसको डिस्टिंग्विश कीजिए अपने प्रोफेशन को, ताकि आपकी डिक्लेरेशन बहुत एक्यूरेट हो सके। तो बहुत सारी मेरी वेल विशेज़ हैं जो है हमारे स्टूडेंट्स, उनके लिए जी बताइए प्लीज़। जी जी अभी लेट फाइलर का जो कंसेप्ट जी जी उसमें लेट बंदा रिटर्न पे करता है डिस्चार्ज पे रिपोर्ट से चार्ज पे कर देता है, जी जी फिर भी वो लेट फाइलर आता है। लेकिन ये है कि मार्केट में जब जाता है वो बंदा 6% की बजाय वो मिल मिला के 3% दे रहे हैं। नंबर ऑफ कैसे केसेस सामने आ रहे हैं जिसमें ये हो रहा है, आया एक्टिव टैक्स पर लिस्ट जब फाइल कर देता है, रिकॉर्ड चार्ज पे कर देता है, तो क्यों 24 आवर क्यों अकॉर्डिंगली नहीं आ रहा। ये भी एक मैसेज मेरी नज़र से गुजरा है अनफॉर्चुनेटली कि यू बिकम ऑन टाइम फाइलर, और नीचे उसने 31/12/2023 की डेट दी है अपनी एक्सपर्टीज़ साबित करने के लिए कि आप मेरे पास आइए तो मैं आपको 31/12/2023 में रजिस्टर कर दूँगा। तो ये सिस्टम में ये मैंने मैसेजेस की हद तक देखा है। अगर आप लेट फाइलर हैं तो अब आप एक्सटेंडेड डेट के बाद अगर आप रिटर्न फाइल करेंगे तो आप लेट फाइलर ही रहेंगे। सिस्टम के पास कोई ऐसी ऑप्शन नहीं है। ये इन्होंने थोड़ी सी हार्डशिप तो है, लेकिन मैं कहता हूँ कि कहीं ठहर गई है लीगल पोजीशन। अब मेरी या प्रेसिडेंट साहब की या भट्ट साहब की डिस्क्रिप्शन नहीं रही कि मैं अपनी मर्ज़ी से किसी को लेट फाइलर बना दूं और किसी को मैं लेट फाइलर होते हुए भी ऑन टाइम फाइल कर दूं। अब सिस्टम मुझे बिल्कुल इस पे अलाउ नहीं करता। मार्केट में आई डोंट नो आपका क्या एक्सपीरियंस है, आप किसी भी ऑर्गेनाइज्ड अथॉरिटी के पास जाइए, DHA के पास मसलन जाइए, वो आपका ITL स्टेटस चेक करेंगे, उसके बाद आपको वो कहेंगे कि आप लेट फाइलर हैं। आप लाख उनको कहें, वो कहेंगे कि जी आप लेट फाइलर ही हैं, ये आपकी प्रोफाइल है, ठीक है, आप ये टैक्स है जो पे करें। और अब उन्होंने भी अपना वो जो बनाया है आगे से, उनका भी वेब बेस्ड है सारा, उन ज़ाहिर है वो भी हिसाब देने बैठे हैं, उसमें वो आपको लेट फाइलर ही एंटर करके उस हिसाब से टैक्स चार्ज करेंगे, बिकॉज दे आर ऑल्सो आंसरेबल फॉर दैट। तो ये आप इस पे तवज्जो ना कीजिए। जो जेन्युइन ये जो मैं अपनी बात दोहरा रहा हूँ कि ये जो एथिकल और प्रोफेशनल एस्पेक्ट है उस पर काइंडली बहुत फोकस कीजिए। बड़े बड़े थॉरो प्रोफेशनल्स हैं ये जो सामने चेयर्स बैठी हुई हैं, आई नो देम पर्सनली आल्सो। इतनी वैल्यूएबल एक्सपर्टीज़ होती है, इतनी बड़ी ट्रबल आपकी जो है वो ये लोग लेते हैं, बर्डन आपका हल्का करते हैं। बिकॉज आप जब डॉक्टर के पास जाते हैं तो आपने तो मेडिसिन की नॉलेज नहीं ना पढ़ी हुई, आपने तो एनाटमी और फिजियोलॉजी की किताबें आपके पास तो नहीं है। तो दैट इज़ वाई यू रिलाई ऑन समवन who is into life saving business, या you rely on someone who can give you a thorough professional advice कि आपको बेस्ट आपसे वे आउट करें। तो ये मेरी आपसे भी रिक्वेस्ट है कि आप प्रोफेशनली कॉम्पिटेंट बने और ये जो अनफॉर्चुनेट किस्म की प्रैक्टिसेस हैं, बिकॉज ये कहीं ना कहीं जाके तो व्हेन यू गेट एक्सपोज तो फिर थिंग्स गेट वेरी टफ।
फिर आपकी क्लाइंटेल या अनफॉर्चुनेट, और डिपार्टमेंट की भी ये स्पेशली मैं कहता हूँ IRS के आने से काफ़ी बदल गए हैं हालात। अब ये नोटिस जो हैं या जो एग्जाम्पशंस हम दे रहे हैं या आपके असेसमेंट्स हैं, ये जैसी भी हैं, नाउ दिस इज़ पार्ट ऑफ द परमानेंट रिकॉर्ड, तो ये उसका आप जो है वो ख्याल कीजिएगा। जी 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 नहीं, ये सिर्फ सेल्स टैक्स का है, उसमें हाँ जी बिल्कुल उसके लिए है। वो इनकम टैक्स का तो वही आपका जो है उसमें तो कोई नहीं है इसमें जो चेंज। हाँ जी बिल्कुल ऐसे। जी बताइए। जी जी एक अगर कोई फाइल हुई टैक्स रिटर्न जी जी सेंट ऑफ क्लाइंट हो गई, जी जी हमने उसकी इनकम शो नहीं की, उसने जो प्रॉपर्टी परचेज की उसमें हमने एक लिख दिया कि हमने फादर से जो है वो पेमेंट लेके लोन लेके तो वो की फादर की डेथ हो गई। क्लाइंट देखता है 5 साल बाद या 4 साल बाद के मेरे ऊपर ये लायबिलिटी है, अच्छा जी, जबकि वो रेयर में नहीं है, तो उस सूरत में क्या होगा? आई एम सॉरी जी, वो मेंबर साहब का मैसेज था, काइंडली ये ज़रा दोबारा बताइएगा मुझे। जी बताइए। एक प्रॉपर्टी परचेज की क्लाइंट ने, ठीक है जी, उसमें उसने इनकम बजाय इसके कि इनकम इंक्रीज करता उसने उसमें शो कर दिया कि प्रॉपर्टी का लोन लिया है इसने वालिद से, ठीक है, तो वो लायबिलिटी 3-4 साल या 5 साल चलती रही। 5 साल बाद जब वो अपनी रिटर्न देखता है तो 5 साल बाद वो लायबिलिटी जो है वो सामने आती है, जी जी फादर की डेथ हो जाती है। ठीक है। तो इस दौरान हम उस लायबिलिटी को कैसे डिस्चार्ज कर सकते हैं या उस पर कैसे रोक कर सकते हैं? लायबिलिटीज़ का जो पे ऑफ का मैसेज जो इसमें मेथड है वो रिटर्न में नहीं है। ये एक सिचुएशन आई है, इसमें सिर्फ एक आपने एहतियात करनी है इस तरह की सिचुएशन में। एक तो ये जो फादर से लोन आपने लिया है, इट हैज़ टू बी अ थ्रू क्रॉस चेक। इसको प्राइवेट लोन ना बनाइए। अच्छा, जब आपने क्रॉस चेक आ गया, हमारे नॉलेज उसने ये डाल दिया नहीं वो तो फिर आपका वो फिर इसका मतलब है कि आपका कोई इशू हुआ है। सबसे पहले आप अपना रीसेट करवाइए ये, उसके बाद आप रिवीजन की एप्लीकेशन दीजिए फॉरेन कमिश्नर को और उससे रिवीजन करवाइए। अगर ये अपवर्ड हो के कोई आपकी लायबिलिटी पड़ेगी तो फिर आपको कमिश्नर का अप्रूवल चाहिए उसके लिए हर सूरत। अगर अपवर्ड हुआ तो उसके लिए नहीं चाहिए, अगर अदरवाइज़ है। लेकिन इसमें मेरा ख्याल है आपकी चूँकि वो लोन ऐड होगा उसमें, तो आपको रिवीजन के लिए कमिश्नर का अप्रूवल चाहिए होगा। इसको इमीडिएटली रिवाइज करवाएं पहले। बाकी तो बाद की बात है कि इसने पे ऑफ कैसे होना है। ये कैसे हो गया ऐड वैसे, ये अनफॉर्चुनेटली मैंने प्रॉपर्टी परचेज की तो वो जो मेरे टैक्स रिटर्न फाइल करता था जी जी उसने विदाउट नॉलेज जो है ना वो लिख दिया कि 45 लाख जो फादर से परचेज की। ओहो, वो उसने गलत जगह डिक्लेयर कर दी। टाइम ऑफ वीजा अप्लाई कर रहा था, वीजा अप्लाई के टाइम मैंने जब टैक्स रिटर्न अपनी पड़ी, ठीक है, वो ऐड हुआ हुआ है। 45 लाख रुपए लायबिलिटी। ये कोई ऐसा इशू नहीं, आप रिवीजन की दीजिए। एक तो इसको रीसेट कराइए, उससे जान छुड़वा लीजिए बंदे से जो अपने आप ही नेकी कर रहा है आपसे। अब बिल्कुल, तो उसके बाद आप रिवीजन की कीजिए अर्जी, हो जाएगा ये रिवाइज, कोई ऐसा इशू नहीं। जो जेन्युइन चीज़ है वो हो जाएगी रिवाइज। सर ये आरटीओ जो चेंज इशू है, बहुत सारे हमारे क्लाइंट हैं जो लाहौर में बिजनेस चलता है, आरटीओ का फॉर एग्जांपल बिल्कुल ठीक, बिल्कुल बड़ा अच्छा क्वेश्चन उठाया आपने। जी जी को एप्लीकेशन देते हैं लेकिन वो अप्रूव नहीं होती, वो कुछ नहीं कहते लाहौर से लेने का कुछ कहते हैं। अब ये मैंने इधर शुरू किया है, ये हमारे है बोर्ड में एक जुरिस्डिक्शन विंग है, उन्होंने ये प्रोसेस ऑनलाइन कर दिया। पहले ये मैनुअल था, एक एसओपी बना हुआ था कि मैंने एनओसी देना है, अगर आपने मेरे से जाना है तो मेरे से आना भी है तो मैंने एनओसी देना है, तो फिर अगर आपने जाना है तो मैंने देना है और उसने कहना है कि हाँ जी आ जाए जिस आरटीओ में आप आना चाहते हैं वो ये वाला एनओसी ले। तो ये मैनुअली होता था काम। अब ये जो है ऑनलाइन प्रोसेस है, आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं, मुझे विजिबल हो सकता है। आपका कोई जुरिस्डिक्शन का इशू है आप डायरेक्टली मुझे अप्रोच कीजिए, आप सुबह आइए मेरे पास, मैं आपका ये देख लेता हूँ। अब इशू एक जो आ रहा है वो ये है कि बहुत सारी एप्लीकेशंस वो हमें उस ऑनलाइन हमारी ये वो जो है ना IRS का जो मेरा है आईडी उसमें नज़र नहीं आ रही, तो उनको अनफॉर्चुनेटली हमें मैनुअली ही करना पड़ा है। हम मैनुअली भी कर रहे हैं लेकिन हमारी बल्क जो है वो ऑनलाइन में निकल रही हैं। ये है जी, IRS में मेरे पास आएगा ये लिंक अपीयर होगा, अगर आपने अप्लाई किया हुआ है और वो देख लेंगे, नहीं हुआ तो फिर आपको मैनुअली भेज देंगे आपको। तो जाना क्यों चाहते हैं, जाना चाहते हैं कि आना चाहते हैं हमारे से? बस ठीक है बस मैंने कहा मेरा आरटीओ ना खाली कर देंगे, मेरा आरटीओ ना खाली हो जाए। मैं जुरिस्डिक्शन वाले बंदे से अक्सर कहता हूँ कि तू आरटीओ खाली करने आ गया सुबह सुबह जो। तो ये है टैक्स बेस्ड जो है ऐसी सारी। जी 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 प्लीज़। जी जी जी
जी जी कि मैन्युफैक्चरिंग की रजिस्ट्रेशन पे हम थोड़ा सा रिस्ट्रिक्ट हैं। रिस्ट्रिक्ट नहीं है। तो सर लेकिन हमें फील हो रहा है कि रिस्ट्रिक्ट है। क्या दैट इज सपोज टू से कि एक प्रोसीजर तो अच्छा है कि ऑनलाइन आप अप्लाई करें, डॉक्यूमेंटेशन कंप्लीट करें, फाइल सबमिट करें, वेरिफिकेशन हो, विजिट हो गया, इंस्पेक्टर उनके फॉर्मेलिटी कंप्लीट हो गई, वहाँ पे फिर मैन्युफैक्चरिंग के लिए जो है इंडस्ट्रियल मीटर मौजूद है। अदर जो उसकी अप्रूवल है, जब हम आते हैं तो ये पता चलता है कि कमिश्नर साहब ने अभी इसे होल्ड किया हुआ है कि आपने मैन्युफैक्चरिंग का जीएसटी इशू नहीं करते। नहीं जी बिल्कुल, बड़ी अच्छी आपने बहुत सारा तो मेरा खुद से ही आपने जवाब दे दिया है अपने इस सवाल के अंदर ही जो है। प्रोसीजर तो अच्छा है, मैंने कहा प्रोसीजर देखिए बाकी सब कुछ ऑनलाइन है। मैन्युफैक्चरिंग में देखिए इशू क्या है, मेरे लिए क्या इशू है। मेरे लिए ये इशू है कि जो मैन्युफैक्चरर है उसको मैं आज ही रजिस्टर करता हूँ तो वो 2 दिन के बाद वो 2 अरब की इनपुट डाल लेता है अपने अकाउंट में, उसका मीटर तो डाउन हो गया ना जी। मैंने यही एहतियात करनी है सारी जो आपने बताई है। अगर ये चीज़ें हैं तो फिर उसमें सिर्फ एक इशू हो सकता है कि चूँकि हमारे पास स्टाफ लिमिटेड है तो शायद वो विज़िट थोड़ा सा शॉर्ट हो जाए, उसमें टाइम आगे पीछे होगा, लेकिन इसमें कोई डायरेक्शंस ऐसी नहीं है कि आप रेस्ट्रिक्ट करें या होल्ड करें जो है। जी 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 कलर पिक्चर्स, मशीनरी की डिटेल, मशीन की डिटेल, और उसके बाद दूसरा मैं अर्ज करता चलूँ कि दोस्त भी काम कर सेल टैक्स के रजिस्ट्रेशन में जो आपने एक नई चीज़ ऐड की है वो भी बहुत अच्छी है कि बैलेंस शीट जी जी बिल्कुल उसका वर्किंग जी कैपिटल जो उससे रिकंसाइल हो 5 टाइम 4 टाइम SRO 350 SR बहुत वैल्यू जी बिल्कुल सही। वो भी मौजूद है, उसके बावजूद अगर हमें हार्डर उसमें कुछ ना कुछ फिर थोड़ा सा मेरा ख्याल है कोई एहतियात का इशू है, ऐसी कोई और डायरेक्शन नहीं है। शायद उसमें कोई आपका बिजनेस कैपिटल है या उसकी अमाउंट है या वो कोई कमोडिटी क्लियर नहीं है, सिस्टम ऑटोमेटिकली रजिस्टर करेगा। हमने अपनी विजिट रिपोर्ट जब अपने LRO को सबमिट करते हैं ना हम वाया कमिश्नर, तो LRO उसी वक्त कर देता है वो। अगर कोई किसी केस में रुकावट है यू कम टू मी डायरेक्टली। मैं यूनिट की बात करूं RT2 के अंदर जी। रिपोर्ट हो चुकी है, मुझे बताइए आप अभी बताना चाहते हैं तो अभी बताएं, मैं नोट कर लेता हूँ। हाँ मैं अभी इसको ऐसे कर लेता हूँ। मैंने आपसे यही गुजारिश की है बिकॉज ये चूँकि इसमें इनपुट है और वो आपका क्रेडिट्स हैं, ये सारा मैन्युफैक्चरिंग का, ये मेरी एहतियात है। आपने बिजली का इनपुट लेना है, इंडस्ट्रियल मीटर तो वो तो ज़ाहिर है बाउंड है उस शर्त पे, तो वो बड़ा है। ऐसे मज़ेदार ये प्रेसिडेंट साहब ऐसे कमाल के काम अनफॉर्चुनेटली हो रहे हैं कि अब मसलन आप तशरीफ़ रखिए, आप देखिए कि क्या टैक्स पेयर क्या कर रहा है। 1 रुपये का अनरजिस्टर्ड से उसने इनपुट क्रिएट करवाया है और उसने वो HS कोड जो है उसको उसने डी कोड करवा लिया है। 1 रुपये का इनपुट आप देखिए, ये मतलब सबके लिए लम्हा फ़िक्री है। अब जब वो डी कोड हो गया, 1 रुपये का इनपुट अनरजिस्टर्ड से डाल के वो HS कोड हो गया, 7205 है, कोल है, 2701, इस तरह के ये 3 4 5 सस्पिशियस हमारे HS कोड्स हैं अनफॉर्चुनेटली। और उसके बाद उस पर 2 अरब की आगे उसने ट्रांजैक्शन बुक कर दी। तो ये मतलब एक ये प्रॉपर ये जो, इसलिए हम इसको बार बार हम वेरिफिकेशन में डाल रहे हैं कि ये सिस्टम जो है अनफॉर्चुनेटली वो पता नहीं कैसे ये कहाँ से ये इसमें इस तरह की चीज़ें आ रही हैं अनफॉर्चुनेटली। तो ये इस पर तो हम जितनी भी एहतियात करें वो कम है। अच्छा फिर इसमें थोड़ा सा अदरवाइज़ भी ये जो POS से जब लिंक हुआ है ना ये, तो वो जो POS की जो रिटेल इनवॉइसेस हैं वो भी कोई सिस्टम इसको प्रॉब्ली अच्छा रीड नहीं कर रहा। एक केस में अभी 9.3 ट्रिलियन की हमें उस पर आउटपुट बुक है एक एनेक्सर C में, 9.3 ट्रिलियन की अमाउंट है विच इज़ प्योरली अ सिस्टम एरर। तो मैंने यही गुजारिश की है अप्रैल से भी कि जी ये हाउ कम द सिस्टम इज़ अलाउइंग दीज अनयूजुअल ट्रांजैक्शंस, इनको तो इसको कोई एंट्री स्टेज पे ही इनको शायद रोक लेना चाहिए। तो दैट इज़ वाई वी आर केयरफुल कि थोड़ा सा हम अगर इसमें हो जाएं तो दैट इज़ दी ओनली थिंग इन आवर माइंड जो है। तो ये आप मेरे पास बताइएगा, ये इसका अगर इसमें कोई जो इशू होगा हम वो भी ओपनली शेयर करेंगे आपसे कि ये हो क्यों नहीं रहा इसमें अब तक। जी जी आपको याद होगा अगर आप न्यूज़पेपर उठा लें तो कराची, इस्लामाबाद, लाहौर, फैसलाबाद इतने अरब रुपए का पकड़। जी बिल्कुल ऐसे ही। पिछले 5 साल से मैं एक सजेशन देता आ रहा हूँ कि भाई आपने फ्रॉड का बिल भी बना लिया, 38 आपके पास है, 25 भी है, 11 में आप कर लेते हैं असेसमेंट। जी जी अगर हमें लग रहा है कि यार इतने फनकार लोग पैदा हो गए हैं जो कि हमें चीट करके सिस्टम में से बाहर निकल जाते हैं,
और हर दफा में प्रॉब्लम कर रहे हैं। बिल्कुल ऐसी। तो व्हाई नॉट हम इनपुट को फर्क कर दें, हम एक रिड्यूस रेट लगा दें 5%, आपको मिलता भी उतना ही है। बिल्कुल सही। पिछले 5 साल से ये कह रहे हो, अगर इनपुट वाला बंदा नहीं पकड़ा जा रहा, वो इतना स्मार्ट है, जैसे हम चार्टर्ड अकाउंटेंट्स अपनी सेल पे 5% पीआरए को पे करते हैं। बिल्कुल, दैट इज द एंड ऑफ द स्टोरी। बिल्कुल ठीक। हम फिर सेल के ऊपर चेक एंड बैलेंस लगा दे, जैसे पॉइंट ऑफ सेल आपने डाल दिया, जी, जी, उसे जी। को अब करो 9.3 ट्रिलियन की सेल, जी बिल्कुल। डालो, अब आओ जमा कराओ आपके, तो फिर बिल्कुल। इनपुट हो गई नहीं, खुद ही वो जमा कराएगा, तो उसको पीआरए इस वक्त पहले की निस्बत कितने गुना ज्यादा वो जी, जी, पैसे कर रहा है। ठीक है, मैं ये नहीं कहता कि फ्रॉड उधर नहीं हो सकता, दुनिया जब से बनी है अच्छाई और बुराई चलती रहेगी, बिल्कुल ठीक। लेकिन अगर एक एरिया में इतना ही तंग कर रहा है और एट द एंड ऑफ द डे मिलता भी 5-6% ही है, इनपुट माइनस करके अल्टीमेटली रिकवरी जो होती है, तो हम इनपुट को फर्क करके रिड्यूस रेट 5% लगाएं, उसे तो भाई इनपुट तो हो गया खत्म, बिल्कुल सही। सब कुछ बीच में आपका खत्म हो जाएगा, किसी से लड़ाई करने की जरूरत नहीं, सिवाय कि वो अपनी सेल पूरी डिक्लेयर करें, बिल्कुल उस ठीक। पर मुझे अब दे 5% और घर चला जाए। बजट प्रपोजल इन्होंने बहुत अर्ली मांग लिए हैं इस दफ़ा, तो ये एवरी ईयर जी, जी। जी बिल्कुल जाए। 5 साल से कहता हुआ जी बिल्कुल जाए। किस्मती से रेट ऑफ सेल टैक्स को इंक्रीज कर देते हैं, जी, बिल्कुल सर। नहीं देखते हैं कि इनपुट भी उतना ही है, आउटपुट भी अगर 18% कर दिया है तो उसके पहले 18% ही इनपुट है, रिजल्ट वही है। बिल्कुल सही। हम रेवेन्यू को जनरेट करने के लिए अगर हम सिंगल डिजिट पे आ जाएं, बिल्कुल सही। तो गवर्नमेंट को ये बनेगा जी। रेगुलर जा रहे हैं और इस बजट की तजवीज़ में भी ये शामिल है, ये इसमें भी शामिल है। नहीं इस दफ़ा बड़े होपफुली वी आर एंटिसिपेटिंग गुड आपको सेशन। लगे जी जी कि यार ये वो अच्छा डिपार्टमेंट की तरफ से आ रहा है, अगर डिपार्टमेंट ये कहे कि जी इस तरह करके तो भाई बड़ा लॉस ऑफ रेवेन्यू है, जी जी। तो आप नेट इम्पैक्ट चेक कर लें, पीआरए क्या अर्न कर रहे हैं और आप क्या कमा रहे हैं। ठीक है, आप अच्छा आपके पास तो पावर है ना, वापस आप आ सकते हैं, वापस फिर आ सकते हैं, कोई मसला नहीं। आप 1 साल करके रेवेन्यू चेक कर लें, लेकिन सेल के ऊपर चेक एंड बैलेंस लगा दें, जैसे पॉइंट ऑफ सेल का लगा हुआ। तो जी। फिर देखिए, फिर आपको किसी किस्म की कोई लड़ाई करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। बिल्कुल ठीक। और यूएई में भी यही हुआ, उन्होंने शुरू भी 5% से किया और वो इनपुट के बगैर स्टेट में पैसा जो है ना सीधा, अच्छा रिफंड भी कोई नहीं, फ्लैट रेट। लड़ाई भी कोई जी नहीं, बिल्कुल ऐसे। इन फ्रॉड भी कोई नहीं, इतना कुछ करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। लेकिन अगर आप समझते हैं कि नहीं भाई इस तरह नहीं हो सकता, क्योंकि ये कहने में बहुत आसान है, करने में बहुत मुश्किल होगा, क्योंकि हो सकता है लोग कहेंगे ये क्या तरीका हो, हम नहीं एक्सेप्ट करेंगे, तो आपको एक पेज में भी सबको लाना पड़ेगा कि भाई ये इस वजह से हम कर रहे हैं। फिर इंशाल्लाह ताला फिर आप देखिएगा रेवेन्यू, मकसद पैसा इकट्ठा करना, रेवेन्यू आना चाहिए, बिल्कुल सही। और वो आसान तरीका होना चाहिए। बाकी सारे माशाल्लाह बड़ी अच्छी चीजें आपको बताई हैं। बाकी चीफ साहब ये तजवीज़ इस बार की तरफ से पिछले 5 साल जी, से बिल्कुल। तीनों चीफ कमिश्नर्स को दी जाती रही हैं, बिल्कुल लेकिन सही। कोई रिस्पांस नहीं आ रहा। हमने भी जी पैगाम ही ऊपर पहुँचाना है जो है इस दफ़ा ये चूँकि अभी से बना रहे हैं, मांग रहे हैं बजट प्रपोजल्स, इस पे बट साहब एक सेशन हम भी लगाएंगे, बजट प्रपोजल्स को डिस्कस करके भेजते हैं, इस दफ़ा एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि अच्छी है। जी प्लीज़ आप बताइए, कंक्लूड करें इसके बाद मेरा ख्याल है। जी बताइए, आजकल इशू आ रहा है, वहाँ पे जब नए क्लाइंट को आप बैठिए प्लीज़। रजिस्टर करवाते हैं, जी जी तो रजिस्टर करवाने के बाद मैसेज भी आ जाता है जी। कि आपकी ईमेल में पासवर्ड चला गया है, तो आप पासवर्ड ले लें। उसमें टाइम लग रहा है। नहीं, वो रजिस्टर नहीं हो रहा। अच्छा। छठा साल का केस है कि हम उसको बल्कि पिक्चर भी डाल देते हैं कि जी ये मैसेज कस्टमर को दिखाने के लिए कि आप रजिस्टर्ड होते हैं, ठीक है। लेकिन 2 दिन गुजर जाते हैं, फिर दोबारा रजिस्टर करवाना पड़ता है। अच्छा तो जबकि मैसेज आता है कि जी आपको अब पासवर्ड जो है वो आपके मोबाइल में आएगा, अच्छा जी। वो आप जो फाइनल रजिस्ट्रेशन के बाद, बिल्कुल लेकिन सर। आप उसके बाद 2 दिन तक भी देखते रहे तो रजिस्टर नहीं हो रहा कस्टमर। अच्छा, तो इस पे भी थोड़ा सा ये मैं नोट कर लेता हूँ, बिल्कुल ठीक होगी, पासवर्ड रिकवरी कर ठीक हो। ठीक है सर, बहुत सो वेरी काइंड ऑफ यू। Thank you very much, sir. Today Chief Guest, Chief Commissioner RTO लाहौर अहमद शुजा खान साहब। मैं रिक्वेस्ट करूँगा वोट ऑफ थैंक्स के लिए हमारे कन्वीनर मोहम्मद तैयब साहब से कि वो स्टेज पे तशरीफ लाएँ और दोस्तों को शुक्रिया अदा करें।